हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट से आईपीएस। सो आज एक नया सब्जेक्ट्स लेकर आया हूँ, पॉलिटी। तो पॉलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आइदर यू कैन टेक द यूपीएससी एग्ज़ाम और इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेट एनी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन और कोई भी अदर एग्जामिनेशन, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज मैं आपको पॉलिटी का एक नया सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं एम लक्ष्मीकांत बुक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा और ये सीरीज़ चैप्टर बाय चैप्टर चलेगी। ओके, तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो आपके पास एम लक्ष्मीकांत बुक है, जो भी न्यू एडिशन में भी चल रहा है, वो आप ले लें और बस उसको बुक्स के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा। तो आप बस मेरे लेक्चर को सुनिएगा और बुक्स को रेफ़र करिएगा। ओके, सो लाइक द फर्स्ट चैप्टर इन एम लक्ष्मीकांत इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और ये चैप्टर लोगों को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको आसानी तरीके से मैं ये चैप्टर को आज पढ़ाऊँगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो लाइक अराइवल ऑफ ब्रिटिश 1600 में। तो ब्रिटिश 1600 में आती है इंडिया। ओके, ब्रिटिश 1600 में, जस्ट वेट, ब्रिटिश 1600 में आती है इंडिया। ओके, और इंडिया आती है, ब्रिटिश नहीं आती है, ब्रिटिश लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ओके, और ईस्ट इंडिया कंपनी लाइक एक ट्रेड करने के लिए आती है 1600 में। ओके, 1600 में ट्रेड के पर्पज़ से आती है। ओके, और इसे परमिशन कौन दिया था? इसे परमिशन क्वीन एलिजाबेथ वन दी थी परमिशन कि लाइक गो एंड ट्रेड इन इंडिया। ओके, नाउ क्या होता है, ट्रेड तो करने आते हैं लेकिन ये ट्रेड करते करते ये लोग लाइक टेरिटोरियल पावर गेन करने लगते हैं। ओके, तो जब मैं टेरिटोरियल पावर बोलता हूँ तो व्हाट इट डज मीन? टेरिटोरियल पावर मतलब कि लाइक उसके पॉलिटिकल, आप तो ट्रेड करने के लिए आए थे, कमर्शियल अफेयर को देखने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लाइक बाइंग द गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स, लेकिन आपने टेरिटोरियल और पॉलिटिकल पावर भी गेन करने लगे। तो इससे क्या होता है कि लाइक ये टेरिटोरियल पावर कैसे मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो 1600 में ट्रेड करने आई थी और 1765 में इनको दीवानी राइट मिली थी। ओके, दीवानी राइट कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, जिसमें से मुग़ल एम्परर शाह आलम लाइक हार गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उनको दीवानी राइट साइन करना पड़ा। तो दीवानी राइट जब साइन करना पड़ा तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जितने भी लाइक राइट्स हैं, रेवेन्यू राइट्स और सिविल राइट्स। ओके, तो ये किसके कंट्रोल में आ गया? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। ओके, फिर लाइक बिगिनिंग ऑफ द क्राउन। ओके, तो ये लाइक इससे पहले मैं बता रहा हूँ 1857 में सिपोही म्यूटिनी हुआ था, जो कि आपको फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। लाइक सिपोही म्यूटिनी हुई थी, तो इसके बाद एक एक्ट लाया गया था जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब मैं बात करता हूँ तो लाइक ब्रिटिश क्राउन, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो चलते आ रही थी उसको टोटली एबोलिश कर दी थी लाइक आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, फिर देखेंगे एट द एंड ऑफ 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस। ओके, ये जस्ट एक लाइक इंट्रोडक्शन है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू ब्रीफली। ओके, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन
like like after independence the constitution assembly formed the लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म किया गया और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, सो नाउ आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। नाउ टेल मी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने दिनों में बनकर के रेडी हुआ था। ओके, और जिसे भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट करें। ओके, नाउ वाई स्टडी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मेनी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम हैव देयर रूट्स इन ब्रिटिश रूल। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जितना भी रूल्स है सारे आप देखेंगे कि लाइक ब्रिटिश जब ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, इंडिया के ऊपर शासन कर रहे थे, तो मैक्सिमम वही सब रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया गया और वही जा कर के आपका एक लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को शेप दिया। ओके, अब आ जाते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश हम लोगों को दो फेस में लाइक टू फेसेस ऑफ ब्रिटिश रूल एक तरफ से माना जाएगा, एक कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। ओके, तो कंपनी रूल की बात करता हूँ तो 1773 से स्टार्ट होता है और 1858 में ख़त्म हो जाता है, लाइक रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जस्ट बाद। ओके, और क्राउन रूल स्टार्ट होता है 1858 से लेके 1947। तो कंपनी रूल में हम लोग आज कंपनी रूल देखेंगे कि कंपनी रूल में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में राज किया, कैसे एक लाइक ट्रेड कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आया था और ट्रेड के पर्पस से आया था और यहाँ पे टेरिटोरियल पावर गेन करने लगा और कैसे इंडिया के अलग अलग जगहों में इन्होंने लाइक शासन करने लगे। ओके, नाउ कमिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको अच्छे से मैं बताता हूँ। So this act was the great constitutional importance because it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India। तो ये एक पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ, जो लंदन में बैठ कर के रूल कर रही थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था, भेजी थी। क्यों? ट्रेड करने के लिए। तो इन्होंने क्या देखा कि ये ट्रेड तो कर रहे हैं, ट्रेड के साथ साथ टेरिटोरियल पावर भी गेन कर रहे हैं, रेवेन्यू राइट्स भी रख रहे हैं, प्लस सिविल राइट्स भी रख रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट जान गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है वो सिर्फ कमर्शियल के पर्पस से नहीं है, ये टेरिटोरियल पावर गेन कर रही है और मिलिट्री एक्सेस भी कर रही है। तो आगे पॉइंट में देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, नाउ it recognized the first time the political and administrative function of East India Company। ये क्या किया था, ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी रिकग्नाइज किया। कौन रिकग्नाइज किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट किया कि हाँ भाई कि ये तो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रही है, ये तो बाइंग गुड और सेलिंग द गुड्स भी कर रही है, कमर्शियल एक्टिविटी भी कर रही है और पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कर रही है, टेरिटोरियल पावर भी गेन कर रही है। तो ये अब ये सिर्फ एक कमर्शियल इसका रोल नहीं है, इसका तो ओवरऑल एक जैसे कि एक सरकार देश को चलाती है उस तरह से ये चला रही थी यहाँ पे। फिर इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके, लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इसका मतलब कि क्या है कि जैसे कि बहुत सारे प्रेसिडेंसी थी, जैसे बंगाल की थी, बॉम्बे की थी, मद्रास की थी।
तो यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया बंगाल को लाइक एक सेंट्रल हेडक्वार्टर बना दिया गया। क्यों बंगाल को बना दिया गया, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जब लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी ओके मुग़ल से, तो लाइक बंगाल बहुत ही प्रोस्पोरस था और काफ़ी मतलब कि डेवलप था, तो वहाँ पे ही हेडक्वार्टर बना दिया गया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी को ही मतलब कि मेन सेंट्रल लाइक प्रेसिडेंसी बनाया गया था एज़ कम्पेयर टू लाइक बॉम्बे और मद्रास ओके। तो फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है, देखिए पॉइंट से समझेंगे। ये पहला, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले 1773 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, लेकिन 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटाकर के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेटेड दे दिया गया ओके। और इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम ओके, असिस्ट करने के लिए 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर को रखा गया ओके। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वेरिंग हास्टिंग्स जी थे, ठीक है। इट मेड, अच्छा ये क्या क्या, दूसरी बात बस मैं समझा रहा हूँ, रीड नहीं करूँगा नहीं तो फिर आपको बोरिंग लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि बॉम्बे मद्रास सब ऑर्डिनेट बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को लाइक सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। किसका सब ऑर्डिनेट, बंगाल का सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। अर्लियर क्या था कि बॉम्बे मद्रास मतलब और बंगाल सब आपस में तीनों लाइक अपना अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते थे किसी भी पर्सपेक्टिव को लेकर के, लेकिन अब क्या क्या इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या कि बंगाल को लाइक ज़्यादा पावर दे दिया गया और बॉम्बे और मद्रास को सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया 1774 में, और इसमें एक चीफ जस्टिस रखा गया और 3 अदर जजेस उनको असिस्ट करने के लिए ओके। और चौथा पॉइंट क्या है कि इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स काफ़ी करप्ट हो चुकी थी और मतलब कि लोग अपना अपना प्राइवेट बिजनेस करने लगे थे और बहुत सारे ब्राइब्स लेने गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाइक जो भी संदेश आया कि जितने भी सर्वेंट्स को है टोटली प्रोहिबिट किया जाए, किसी भी सर्वेंट को ना कोई किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इंगेज होंगे, ना ही किसी राजे रजवाड़े से ब्राइब्स लेंगे, किसी से भी नहीं, तो टोटली प्रोहिबिट कर दिया गया था वो सर्वेंट्स को। और 5th पॉइंट है आपका कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक कंपनी पे ज़्यादा लाइक क्या कंट्रोल इस एक्ट से की थी। कैसे की थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ओके, आप यहाँ पे समझिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था ओके। तो लाइक इंडिया में कौन काम कर रहा है, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रहा है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ है, ये भी लंदन में ही है ओके। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ है, ये भी लंदन में है। तो लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाइक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है वो उसको रेवेन्यू अफेयर में, सिविल अफेयर में, मिलिट्री अफेयर में रिपोर्ट दें। लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी विच इज़ वर्किंग इन इंडिया हैज़ टू गिव रिपोर्ट टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ओके, रिपोर्ट करने के लिए। तो इससे क्या मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अकाउंटेबिलिटी ले रही है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कर क्या रही है ओके। नाउ अच्छा 1773 एक्ट तो हो गया, अब ये दूसरा एक्ट आ रहा है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। ये एक्ट ये एक्ट इसलिए लाया गया था कि कुछ खामियां थी 1773 एक्ट में,
मतलब लाया गया था, तो कुछ कुछ खामियां जो थी, जो इस एक्ट में सुधारा गया। क्या था खामियां? और इसको इसी वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। तो इसका क्या खामियां था? देखिए, पहले गवर्नर जनरल और हिज काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एग्जेम्प्टेड। तो जो गवर्नर जनरल यहाँ पे थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो भी थे, वो सारे लाइक अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी काम करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेही नहीं होंगे। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ऐसे तो क्या होता था एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान के चलिए कि गवर्नर जनरल कुछ टैक्स लगाया तो कोई बंदा गया और पिटीशन डाला तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी, तब तो ऐसे गवर्नर जनरल और कोई काम ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल का जो भी वर्क था उसको वो ज्यूरिडिक्शन में काउंट नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता था। सेम उसी तरह जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता था। जो भी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में या ऑफिशियल ड्यूटी में जो काम करेंगे, अगर जो उस पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सेम गवर्नर जनरल भी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। हाँ, इन केस अगर जो ये करप्शन करने लगे तो अलग बात है। ओके, थर्ड, जितने भी रेवेन्यू मैटर से टैक्स कलेक्शन हो वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता था। ओके, और लाइक रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स रिलेटेड मैटर, इसको भी एक्सक्लूडेड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में। तो तो सुप्रीम कोर्ट के पास आखिर ज्यूरिडिक्शन था क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन था सिर्फ कैलकाटा के जितने भी कैलकाटा में लोग रहते थे वो लोगों को उल्लुंग पे उनका ज्यूरिडिक्शन था। जैसे कि सपोज़ कि एक हिंदू पर्सन है और उनका कोई केस गया तो उसको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाएगा, मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी अभी क्या होता है, जैसे कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने केस लड़ा, अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको केस में आपको वर्डिक्ट दी कि आप एक्यूज्ड हो या कुछ भी आप अपराध किए हो तो आपको सज़ा मिलेगी, तो आप पिटीशन डाल सकते हो हाई कोर्ट में मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि प्रोविंशियल कोर्ट, जैसे रीजनल कोर्ट में अगर जो कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। ओके, आप प्रोविजनल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, उसका डिसीजन गवर्नर जनरल इन काउंसिल लेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा। ठीक है ना? तो लिखा हुआ अपील्स फ्रॉम प्रोविजनल कोर्ट वर टू गो टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर था नहीं कि प्रोविंशियल कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्व करेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्व नहीं करेगा, उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल मिल करके सॉल्व करेंगे। उसी तरह हाँ, एग्जैक्टली। So basically wanted to say that this reduce the unnecessary interference by the Supreme Court. Okay, now empowered the Governor General in Council to make the regulation of provincial court and council. तो गवर्नर जनरल के पास पावर था, क्या था पावर, कि प्रोविंशियल कोर्ट में और प्रोविंशियल काउंसिल में रेगुलेशन लाने के लिए। तो ये गवर्नर जनरल के पास पावर था। ओके, नाउ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका फीचर्स देखते हैं। पहला, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सबसे फर्स्ट टाइम मतलब कि एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलरली डिफरेंस किया कि कमर्शियल एक्टिविटी क्या है और पॉलिटिकल कमर्शियल फंक्शन क्या है और पॉलिटिकल फंक्शन क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, फिर इट अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, ओके, तो हमने क्या बताया था, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही करता धरता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी लोग हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ही सहमति से लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में रिक्रूट होते थे। ओके, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज द कमर्शियल एक्टिविटी, ओके, ऑफ द कंपनी, बट created a new body called board of control to manage the political affair। सी important बात है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ये भी लंदन में रहती है ये ऑर्गेनाइजेशन है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अब देखिए, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया, इट अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलेगा कि आप सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स तक ही सीमित रहेंगे, आपको कोई पॉलिटिकल अफेयर नहीं देखना है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि 73 में टेरिटोरियल पावर गेन करने लगा, मिलिट्री बनाने लगा, रेवेन्यू जनरेट करने लगा, टैक्स इम्पोज करने लगा, तो वो सारा प्रबंध हटा दिया गया था। सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ कमर्शियल अफेयर से ही मतलब उसका काम था एज ए ड्यूटी, और कोई काम नहीं कर सकता था। और एक नया बॉडी क्रिएट किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि वो लंदन में बैठती थी, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करती थी पॉलिटिकल अफेयर को। तो इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल अफेयर होते थे, पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही करते थे। तो ये क्या दर्शाता है, इट इस्टाब्लिश द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो डबल गवर्नमेंट मतलब ये नहीं कि मतलब कि इंडिया अलग हर जगह इंडिया में ही दो सरकार चल रही है, ऐसा नहीं। डबल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे हुआ कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और पॉलिटिकल अफेयर के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, लाइक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन ऑफ सिविल, मिलिट्री गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। ओके, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, अब जितने भी सिविल्स के, मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी ब्रिटिश इंडिया में हो रहा है वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में स्पेसिफाई कर दिया गया कि नहीं, आप सिर्फ कमर्शियल अफेयर को देखोगे, पॉलिटिकल अफेयर को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। ओके, अब देखिए, ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में और दो सिग्निफिकेंस पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। मतलब कि पहली बार जो इतने सालों से, जो 1600 से लेकर के 1773 में या अब तक बोलेंगे 1784 तक, इतने सालों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम करती थी, तो लोगों को लगता था कि लाइक कंपनी का टेरिटरी है। लेकिन इस एक्ट के बाद फर्स्ट टाइम बोला गया कि ये द कंपनी टेरिटरी इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का टेरिटरी है ये, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोल किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, कि कैसे लाइक कंपनी का अफेयर्स होगा, कैसे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देख रहा था। ओके, इस एक्ट के बाद
नाउ कमिंग टू द एक्ट ऑफ 1786, ये काफ़ी छोटा एक्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो इन्होंने दो शर्त रखी कि अगर जो मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का अगर जो पोस्ट एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं दो कंडीशन पे ही कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन ए स्पेशल केस। मतलब कि याद है आपको बोले थे कि 1773 में था यहाँ पे लाइक जस्ट वेट, हाँ हाँ 1773 में आपका था कि लाइक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना तो दिया गया था और 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। तो 4 जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे तो इसमें क्या होता था कि मेजॉरिटी जो डिसीजन लेता था तो उस पर आपका क्या कहते हैं लॉ पास होता था। तो इन्होंने बोल दिया था कि गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन ए स्पेशल केस। तो मतलब कि अगर जो काउंसिल में 3 जो मेंबर हैं 4 मेंबर हैं कुछ और बोल रहे हैं लेकिन गवर्नर जनरल कुछ और बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो जो गवर्नर जनरल बोलेंगे वही होगा। ओके, इन ए स्पेशल केस। ओके, द गवर्नर जनरल वाज ऑल्सो अलाउड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ का भी गवर्नर जनरल को ही मतलब कि इन्होंने शर्त रखा था लॉर्ड कॉर्नवालिस कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तब बनूंगा जब मुझे ओवरराइड डिसीजन काउंसिल का डिसीजन ओवरराइड करने का पावर मिलेगा तब। और दूसरा कंडीशन कि कमांडर इन चीफ मैं रहूँगा। तो कमांडर इन चीफ मतलब कि जो भी ब्रिटिश फोर्स हैं इंडिया में उसके चीफ मतलब कि मिलिट्री पावर यू कैन से। ओके, इस कंडीशन पे तो ये है एक्ट ऑफ 1786। ओके, नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसमें देखेंगे 5 पॉइंट हैं क्या क्या है। ओके, तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था ओवर राइडिंग पावर लाइक डिसीजन ऑफ काउंसिल को ओवरराइड करने का, वो फ्यूचर के भी जो गवर्नर जनरल और गवर्नर्स प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास के होते हैं उनको भी मिल गया। लाइक फ्यूचर में जो भी गवर्नर जनरल आएंगे तो उनको भी ये पावर मिल जाएगा और उस तरह से प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे को भी प्रेसिडेंसी ऑफ लाइक मद्रास में भी जो गवर्नर होंगे लाइक उनको भी ओवरराइड करने का परमिशन पावर मिल जाएगा। ओके, लाइक फिर सेकंड क्या है कि गवर्नर जनरल हैज़ मोर पावर कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे। हाँ, तो गवर्नर जनरल जो बंगाल का बने थे उनके पास ना और भी उनको पावर और कंट्रोल दे दिया गया ताकि मतलब बॉम्बे और मद्रास को कंट्रोल में कर सके। ओके, अच्छा फिर इसमें क्या किया गया, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर। क्या क्या कि ट्रेड लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली करने के लिए बोला कि आप इंडिया में और 20 साल के लिए ट्रेड करते रहिए, मतलब कोई आपको लाइक हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओके, इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ वाज not be a member of governor general in council unless he was specifically appointed as one। ओके, तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बोले कि मैं कमांडर इन चीफ रहूँगा और मेरे पास ओवरराइड डिसीजन करने का पावर रहेगा तभी जाके गवर्नर जनरल मिलूँगा। लेकिन ये कंडीशन तो और भी फ्यूचर वाले गवर्नर जनरल को मिल गए लेकिन ये कंडीशन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि कमांडर इन चीफ वाज नॉट ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। वो गवर्नर जनरल मेंबर काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे अनलेस ही वाज स्पेसिफिकली अपॉइंटेड एज ए वन। मतलब कि उनको बोला जाएगा कि मतलब अनलेस उनको स्पेसिफाई नहीं कर दिया जाएगा कि मतलब कि आप मतलब कि हो करके। ओके, गॉट इट।
It led the member of the board of control and their staff to be paid out of India revenue. अब क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते थे, ओके, जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, ओके, तो इनके जितने भी पेमेंट्स होगा वो इंडियन रेवेन्यू से ही मिलेगा, इनके और इनके स्टाफ्स के, ओके। और अब आ जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडियन ट्रेड वॉज ओपन टू इंडियन मर्चेंट कंटिन्यू टू द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर टी एंड ट्रेड। अब क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड कर रही थी इंडिया में, उसको एबोलिश कर दिया गया था। लेकिन हाँ, एक मिनट, एबोलिश किया गया था लेकिन टोटली नहीं, इनको बस परमिशन मिली थी कि आप ट्रेड में टी कर सकते हो और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल था, ओके। बाकी और भी जितने भी ब्रिटिश के मर्चेंट्स थे, तो इनको परमिशन मिल गया कि आप इंडिया में जाइए और ट्रेड करिए। क्या होता था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ओके, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपको बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देख रहा था, और ये बोर्ड ऑफ बहुत सारे मर्चेंट्स थे ना, वो बोलते थे कि क्या आपने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मोनोपोली दे दिया है इंडिया में बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और हम लोग को किया ही नहीं। तो इसके वजह से, काफ़ी प्रेशर के वजह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने ऐसा डिसीजन लिया था पिछले एक्ट में कि 20 साल तक बढ़ाएंगे, और इस एक्ट में सारा मोनोपोली ख़त्म कर दिया, सिर्फ ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना रखा। बाकी और भी अदर्स जो ब्रिटिश में मर्चेंट्स थे, जिनका मन था कि मैं इंडिया में जा कर के बिजनेस करूं और एक प्रॉफिट गेन करूं, उनको परमिशन मिला, ठीक है ना। द इंडियन ट्रेड वॉज ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, ब्रिटिश क्राउन और भी एसर्टेड हो गई, कि और भी कंट्रोल करने लगी किसको, कंपनी टेरिटरी इंडिया, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया को। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो पावर घटते जा रही है धीरे धीरे, ब्रिटिश क्राउन उस पर, और कि इट एस्टेटेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटोरीज इन इंडिया। तो ब्रिटिश क्राउन और भी कि सॉवरेनिटी को एक्सेस करने लगी, ओके। इट अलाउड क्रिश्चियन, हाँ, अब यहाँ पे क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरी को इनवाइट किया कि इंडिया में आइए और इंडिया के लोगों को इनलाइटेंड किए, और आपको तो पता ही होगा उसके बाद इंडिया के लोगों को कितना इनलाइटेंड इन्होंने किया, ओके। और फिर इसके बाद इट स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन एमोंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। तो वेस्टर्न एजुकेशन को बोला कि आप बढ़ावा दीजिए इंडिया में, ओके। तो एग्जैक्टली ताकि लोग को इनलाइटेड मिले एजुकेशन के थ्रू ही। और हाँ, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया था, एक लोकल गवर्नमेंट थे इंडिया में, जैसे अभी पंचायत है, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, ओके। आप बताइए पंचायत कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था और म्यूनसिपलिटीज़ कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, ओके। तो लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज द टैक्स ऑन पर्सन दे कुड ऑल्सो पनिश द। तो लोकल गवर्नमेंट को क्या परमिशन दे दिया इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट से, कि आप लोग भी ना टैक्स लगा सकते हैं, और जो छोटा मोटा जैसे कि बहुत सारे गांव वगैरह में काम होते हैं ना, विलेज वगैरह में, कि कुआं बनाना, ये करना, वो करना, तो आप ना टैक्स ले सकते हैं हर पर्सन, और जो टैक्स नहीं देगा उसको पनिश भी कर सकते हैं, ओके। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ओके। सो दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो एक फाइनल स्टेप्स लिया गया था कि ब्रिटिश इंडिया को कैसे सेंट्रलाइज किया जाए। अब देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था इसमें, ओके। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और बताइए कि
सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वो थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, वो आगे आएगा। ओके, तो इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और जितने भी सिविल और मिलिट्री पावर था सिर्फ टोटली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। और पहली बार इस एक्ट के थ्रू, लाइक ये तो इस एक्ट के थ्रू सेंट्रलाइजेशन हो रहा है ना पावर का, तो इस एक्ट के थ्रू पहली बार बोला गया कि सिंगल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड विद द अथॉरिटी ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, मतलब कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर ऑफ मद्रास था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल के इंडिकेट किया गया था और बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव द अथॉरिटी ओवर ऑल द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ओके, नाउ सेंट्रलाइज द लेजिस्लेशन पावर। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल इंडिया पे अगर जो रूल कर रहा है तो लेजिस्लेशन पावर भी लाएगा। तो अब क्या किया गया कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास का जितने भी लेजिस्लेटिव पावर थे उसको मतलब कि उसको नल एंड वाइड कर दिए। अब टोटली लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया रहेगा। तो जितने भी लॉ मेड बिफोर दिस एक्ट रेगुलेशन बन गया, और लॉ मेड बिकॉज लॉ मेड बिफोर दिस एक्ट कॉल्ड रेगुलेशन, मतलब कि 1833 से पहले जो भी लॉ बना था वो रेगुलेशन बन के रह गया, और जो लॉ इस एक्ट में बन रहा है उसको एक्ट बोला गया था, माने कानून, सही तरीके में कानून बना दिया गया। तो जितने भी बॉम्बे, मद्रास, अलग अलग में लेजिस्लेटिव पावर थे उनको सबको नल एंड वाइड कर दिया गया था, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे, और लाइक टोटली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सोल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी माना गया। ओके, अब देखिए, अब क्या मैं बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लास्ट टाइम क्या था कि ओनली दे कैन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ओके, बट अब क्या क्या कर दिया गया था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ना ट्रेड इन टी कर सकता है ना ट्रेड विथ चाइना कर सकता था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के रख दिया। ओके, लाइक मतलब कंपनी के अफेयर्स को देखेंगे, क्या है क्या नहीं, क्या घटा है क्या कमी है। ओके, तो इट एंडेड द कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी। ईस्ट इंडिया कंपनी सीज टू बी ए कमर्शियल बॉडी एंड बिकम द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कंपनी टेरिटरी वर हेल्ड इन द ट्रस्ट ऑफ हिज ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पे, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि सारा करता धरता ब्रिटिश क्राउन ही है, बस ईस्ट इंडिया कंपनी उसका देख रेख कर रही है बस। ओके, अब इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट काम कि इनिशिएटिव लिया गया था, ऐसे कुछ इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं था लेकिन अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था कि ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। जो एग्ज़ाम का तैयारी आप कर रहे हो, जो एग्ज़ाम का तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो उस एग्ज़ाम के लिए पहले क्या होता था कि इंडिया के लोगों को देने का मौका नहीं मिलता था। ओके, अब तो 10-10 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, बहुत कम लोगों का होता है, 0.1% का फाइनल सिलेक्शन होता है, और उसमें से आप हो तो आप बहुत लकी हो। ओके, तो सब कुछ पॉसिबल है डिसिप्लिन से एंड कंसिस्टेंसी से। ओके, तो ये ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज था, बट इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इट attempt to introduce the open competition to selection for the civil services and declared that Indians should not be debarred from holding government jobs because of religion, race, birth and color. Okay, तो लाइक ये
शुरू इनिशिएटिव लिया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था कि इंडियंस को भी सिविल सर्वेंट्स एग्ज़ाम्स लिखने का मौका दिया जाए और उनको डिवार्ड नहीं करे, उनको मतलब कि एग्ज़ाम्स को लिखने से, एग्ज़ाम को देने से मना ना करे, जस्ट बिकॉज कि एक अलग रिलीजन से आते हैं, एक अलग रेस से आते हैं, एक अलग जॉब्स, उन लोग एक अलग जॉब्स के डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, लाइक इंडियन को सोचते थे कि वो नॉन कॉन्विनेटेड जॉब करने के लिए, लाइक क्लर्क वगैरह करने के लिए ही हैं, ना कि सिविल सर्वेंट में जाने के लिए, तो इस बेसिस पे। लेकिन इसका विरोध कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का करता धरता है। इन्होंने क्यों किया? क्योंकि जितने भी सिविल सर्वेंट्स के लोग हैं अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में काम कर रहे हैं, सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कहने पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग आते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब कि ब्रिटिश के हाई प्रोफाइल फैमिली के लोग, हाई प्रोफाइल फैमिली के बच्चे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कांटेक्ट करते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पैरवी से लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सर्वेंट बनते थे। और इसी के वजह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज का लाइक अगेंस्ट में था कि इंडियन के लोगों को अलाउ नहीं किया जाए। बट नेवरदलेस अगले एक्ट में ये पॉसिबल हो जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो दिस वॉज द लास्ट चार्टर एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द फीचर ऑफ दिस एक्ट एज फॉलोज। ओके, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाएगी, लेजिस्लेटिव जो कानून लागू करेगी, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करेगी। पहले कोई ऐसा नहीं था, पहले लोग खुद कानून बनाते थे और खुद उसको इम्प्लीमेंट करते थे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल सेपरेटेड, 6 न्यू मेंबर्स लेजिस्लेटिव मेंबर एडेड और सेपरेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव वाज क्रिएटेड और वो मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था, ठीक है ना। और ये जो 6 लेजिस्लेटिव मेंबर ऐड होंगे उसमें से ये इसमें ऑलरेडी पहले लोग थे, लेकिन अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया था और एक प्लस अलग से 6 मेंबर लाया गया था। 6 में से 4 इंडियन को चुना गया था, लेकिन वो इंडियन कहने के लिए इंडियन थे, बाकी सब ब्रिटिश के चमचे थे। ओके, लाइक आगरा बनारस वगैरह से चुने गए थे, आगे स्लाइड में दिए हुए हैं। ओके, सेकंड, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो जो ओपन कंपटीशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज हो गया और इनको पास कर दिया गया था बेस्ड ऑन मेरिट इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशन। मैकूले कमेटी आई थी 1854 में और इसको सारे इंडियंस को अलाउ कर दिए थे इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, कंपनी रूल कंटिन्यूड विदाउट फिक्स पीरियड। तो अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक कंटिन्यू करेगी एडमिनिस्ट्रेशन में, ये ब्रिटिश पे निर्भर करता है। तो चाहे कि ब्रिटिश इसको कभी भी हटा सकती थी एंड फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में हटा दी थी। ओके, तो कंपनी रूल कंटिन्यू विदाउट फिक्स पीरियड। यहाँ विदाउट फिक्स पीरियड, तो कंपनी यहाँ पे काम तो कर रही थी लेकिन उनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था, उनको कभी भी हटा दिया जा सकता था। मर्सी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर था। ओके, लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे 6 मेंबर न्यू ऐड किए गए थे, 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर वर एडेड। तो ये 6 मेंबर में से फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आउट ऑफ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर, 4 वर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ओके, यहाँ से 4 लोग गए थे कहाँ, ये जो 6 नए ऐड किए गए थे ना, तो इसमें 4 गए थे। सो फाइनली वी एंडेड दिस टॉपिक। ओके, कौन सा टॉपिक था?
the company rule. Okay, 7073 to चार्टर एक्ट ऑफ 1853. अब नेक्स्ट क्या आएगा, क्राउन रूल आएगा. क्राउन रूल चलेगी हमारी 1858 से लेके 1947 आज़ाद तक. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा. और प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और थोड़ा अप्रिशिएट करिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है. ऑल्दो सॉरी इफ़ एट ऑल if any mistakes, okay, from my side. Okay, thanks a lot. Be happy and Jai Hind. Okay, Jai Hind. Thank you.